नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज राहुल गांधी को मिली जमानत पर चर्चा जरूरी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राहुल को चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल राहुल पर एक के बाद एक मुकदमों की अगर कुल संख्या आप देखेंगे तो भारत के मोस्ट वांटेड जो है 10, अगर टॉप 10 आप मोस्ट वांटेड की सूची निकालने की कोशिश करेंगे या टॉप 20 मोस्ट वांटेड, तो एक नाम राहुल गांधी का मिल जाए। और जितने मुकदमे हैं, करीब करीब सारे मुकदमे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा करवाए गए। कहीं मानहानि का मुकदमा है, कहीं कॉपीराइट का मुकदमा है, कहीं फर्जीवाड़े का मुकदमा है, कहीं दोहरी नागरिकता का मुकदमा है, एक नेशनल हेराल्ड का मुकदमा है। आज आपको एक एक मुकदमा बताएंगे, एक एक मुकदमा राहुल गांधी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी थी। राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी नहीं पेश हुए, उनके वकील हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि आप 6 अगस्त को चाईबासा की अदालत में पेश हो जाइए। राहुल रांची में थे। रांची में शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में हेमंत सोरेन के बगल में राहुल गांधी भी बैठे रहे। उसके बाद रांची में ही राहुल होटल में रुक गए, क्योंकि चाईबासा की अदालत में 6 तारीख को पेश होना था। सुबह 10 बजे रांची से पहुंचते हैं चाईबासा, हेलीकॉप्टर लैंड करता है राहुल का, और 10:55 पर चाईबासा की अदालत में एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी हाजिर हो जाते हैं। जज साहब उनको कहते हैं कि आपने टिप्पणी की है अमित शाह पर अपमानजनक। उन्होंने कहा, मैंने अमित शाह पर कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। इस मामले पर बाकी जो जिरह बहस होनी है वो हो जाएगी। जज साहब ने तत्काल राहुल गांधी को जमानत दे दी और कहा अब इसमें रूटीन सुनवाई चलेगी। ये है केस का सामान्य अपडेट। लेकिन जिस वक्त चाईबासा में राहुल को जमानत दी गई, उससे कुछ ही वक्त पहले एक और केस हो गया। मैं सिलसिलेवार आपको खबरें भी दिखाऊंगा और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि आज भाऊ बाहर हैं, आज ऑफिस में नहीं है, बाहर हैं। तो लगातार हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है ऐसी जगह पर, कई जगहों पर आजकल मोदी जी के राज में इंटरनेट, अब तो मस्क वाले इंटरनेट का इंतजार है। तो कई जगह पर इंटरनेट की ऐसी दिक्कत होती है कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। जैसे ही भाव जुड़ेंगे उनको चर्चा में कंट्रोल रूम जोड़ लेगा। लेकिन उससे पहले मैं खबर का सिलसिला जारी रखता हूं, क्योंकि ये ताजा खबर है, हम इस पर बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए, राहुल गांधी गेट्स बेल फ्रॉम झारखंड कोर्ट ओवर डिफेमेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट अमित शाह। नेक्स्ट आप दिखाइए जरा द हिंदू की खबर देखिए, राहुल गांधी गेट्स बेल फ्रॉम झारखंड कोर्ट ओवर डिफेमेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट अमित शाह इन 2018। मतलब 7 साल पुराना एक केस था, 7 साल पहले केस दर्ज हुआ था और भाजपा के ही कार्यकर्ता ने केस दर्ज करवाया था। ये खबर देखिए आप अगली, चाईबासा कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, मिली सशर्त जमानत, 7 साल पुराना मामला है। अब मैं आपको बता दूं, इस खबर को आप रखिए। इस खबर में मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दे दी। 2018 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के उस वक्त के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ भाषण के दौरान कुछ टिप्पणी की थी। तब भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। उसी टिप्पणी को लेकर भाजपा के नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा की सीजेएम कोर्ट में जुलाई 2018 में ही मानहानि का मुकदमा कायम करवा दिया था। इसके बाद इस मामले में सुनवाई चलती रही। 24 मई को चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और 26 जून को उन्हें शारीरिक रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। इस गैर जमानती वारंट को जो है
निरस्त करवाने के लिए राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट गए, जिस पर झारखंड हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में उपस्थित होने के लिए उनको निर्देश दे दिया। 2018 7 साल बाद अभी भी इस मामले में अब जमानत मिली है और रूटीन सुनवाई आगे होती रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह, इसको हटा दीजिए, महत्वपूर्ण ये है कि इस जमानत से पहले सामने स्क्रीन पर देखिए एक और मामला दर्ज हो गया। राहुल गांधी के ऊपर एक और मामला दर्ज हो गया। ये सबसे अद्भुत यही जो है केस है कि एक केस में जमानत मिलती है और दूसरा दर्ज हो जाता है। एक में जमानत मिलती है, तीसरा दर्ज हो जाता है। ये मामला जो दर्ज हुआ है, ये कांग्रेस के विज्ञापन को लेकर के दर्ज हो गया। माई बहिन मान योजना, ये जो है बिहार में कांग्रेस ने वादा किया है कि जब सरकार में आएंगे तो माई बहिन मान योजना जो है हम शुरू करेंगे। उसमें एक वीडियो बनाया गया है, वीडियो के जरिए जैसे विज्ञापन के वीडियो होते हैं, उसी वीडियो को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे थे प्रताप, यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह हैं। मृत्युंजय सिंह ने औरंगाबाद में नगर थाने में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं राजेश राम और सदर विधायक आनंद सरकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया है। अब जो है इस मामले में आरोप है कि महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी इस वीडियो में एक युवक कर रहा है। इसके अलावा इस फॉर्म के जरिए महिलाओं की पर्सनल डिटेल्स भी शेयर की जा रही है, मतलब मांगी जा रही है और इसकी विस्तृत जांच की जाने की मांग की है। मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है, क्योंकि देखिए बिहार में बाकी सब तो ठीक चल रहा है, मर्डर वगैरह ज्यादा नहीं हो रहे हैं, मतलब मान लिया कि सप्ताह भर में 10-15 हो जाते होंगे। पटना में गोलियां दिन में एक ही बार 2 बार चलती होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो कुल मिला जुला के बिहार में सब कुछ अच्छा है। अब बिहार पुलिस के पास काम यही है कि राहुल गांधी की जांच करे, एफआईआर करे, दनादन राहुल गांधी का नाम आता है, तत्काल हवलदार, सिपाही, दीवान, दरोगा मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मृत्युंजय कुमार के अनुसार इस वीडियो में एक युवक फॉर्म भरने की अपील करता है और दावा करता है कि हर महीने 2500 रुपए सीधे खाते में आएंगे। युवक के हाथ में एक पोस्टर है जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजेश राम और आनंद शंकर की तस्वीरें हैं और वीडियो में कथित तौर पर महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी की बात हो रही है। अब ये मृत्युंजय सिंह का कहना है कि इसके जरिए महिलाओं की निजी जानकारी मांगी जा रही है, इससे गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन हो रहा है और धोखाधड़ी करार दिया गया है, जिससे जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है। बहरहाल रिपोर्ट क्या कहती है, बहरहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस फर्जी योजनाओं के जरिए वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। अब फर्जी योजना किसकी है? दिल्ली का चुनाव याद है और याद होगा जो है साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का घर, जहां पे दनादन साड़ियां लेकर के, लिफाफा पैसे का लेकर के महिलाएं निकल रही थी और वो क्या कह रही थी, उनसे फॉर्म भरवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभी तो ये 1,000-1,500 रुपए है, सरकार में आ जाएंगे तो 2,500 रुपए, 2,000 रुपए जो जो उनको अलग अलग लोगों को बताया गया हो महिलाओं को, ये आपको हर महीना मिलेगा। बस अभी ये ले जाओ और फॉर्म भर दो, क्योंकि यही फॉर्म भरा रहेगा तो सरकार आने पर इसी फॉर्म से जो है आपको पैसा मिलेगा, तो ये एडवांस में फॉर्म भर दो। भाजपा करे, किसी ने कोई आपत्ति नहीं, न आयोग को आपत्ति थी, न पुलिस को आपत्ति थी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के अधीन पुलिस है, कोई फर्क नहीं। सबसे फॉर्म भरवाया गया महिलाओं से, उनसे उनकी जानकारी मांगी गई, किसी महिला की निजता का उल्लंघन नहीं। फर्जी वोट बैंक कोई नहीं तैयार हुआ, कांग्रेस के विज्ञापन पर तैयार हो गया। कांग्रेस ने तो तेलंगाना और कर्नाटका में जो वादे किए थे पूरे कर दिए। भाजपा शासित राज्यों में वादे चुनाव जीतने और सरकार बनाने के बाद गायब हो जाते हैं। वहां पे तो बेशर्मी से भाजपा के नेता कहते हैं कि जो मिल रहा है सब मोदी जी ही दे रहे हैं, इसके बाद ज्यादा डिमांड मत करो। महाराष्ट्र के उदाहरण पर आ जाइए, महाराष्ट्र में क्या होने वाला था, वहां पर भी बहनों के लिए योजना आई थी, क्या हुआ? आज सीएम से लेके डिप्टी सीएम और मंत्री तक कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, कहां से दे दें। तो जब पैसा नहीं है कहां से दे दें, आपकी ही सरकार थी ना,
शिंदे तब सीएम थे और फडणवीस डिप्टी सीएम थे। तब जो है आपको नहीं पता था कि राजकोष में ट्रेजरी में कितना पैसा है। तब आप नहीं गुमराह कर रहे थे मतदाताओं को, मतदाताओं के साथ फ्रॉड नहीं किया। मुकदमा होगा? नहीं होगा। मुकदमा देश भर में घूम घूम करके एक व्यक्ति पर होगा, राहुल गांधी पर। किस राज्य में अपने घोषणा पत्र के वादों को भाजपा ने पूरा किया है 100%? 50% नहीं पूरा किया। लेकिन मुकदमा किस पे होगा? राहुल गांधी पर। मानहानि का मुकदमा किस पे होगा? राहुल गांधी पर होगा। राहुल ने अमित शाह को बोल दिया कि हत्यारोपी, तो मुकदमा होगा। सावरकर को माफी वीर बोल दिया, तो मुकदमा होगा। मोदी सरनेम पर बोल दिया, तो मुकदमा होगा। लेकिन मोदी किसी को जर्सी गाय कहेंगे, किसी को हाइब्रिड बछड़ा कहेंगे। आप सब गूगल में सर्च करिए जो मैं बोल रहा हूं। हाइब्रिड गाय, हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। हालांकि वो महोदय तो आजकल मोदी जी के फैन हो रखे हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जिसके बारे में कहा था, शशि थरूर। कोई उन पर केस नहीं। मोदी जी बिलो द बेल्ट अगर बयान देना हो, बिलो द बेल्ट बयान मतलब आंशिक रूप से अश्लील हो सकता है या पूरी तरह अश्लील भी हो सकता है, शर्मनाक हो सकता है। बिलो द बेल्ट बयानबाजी की अगर गिनती की जाए तो मुझे लगता है कि जैसे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है मोदी जी, वैसे ही विश्व में टॉप कर जाएंगे बिलो द बेल्ट गंदी बातें, घटिया बातें करने। और भाव भंगिमा, इशारे, वो तो सबने मंचों पर देखा है। लेकिन कोई उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो जब किसी का अपमान करते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, सम्मान बढ़ाते हैं भई। मोदी जी के मुँह से किसी का नाम निकल गया, वैसे ही वो धन्य हो गया, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अमित शाह ने बताया था संसद में कि जितना अम्बेडकर 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 करते हो, उतना अगर किसी और का नाम, भगवान का नाम ले लेते। तो मोदी जी के श्री मुख से अगर किसी का नाम निकल रहा है तो उसकी किस्मत है। खैर, मैं आगे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल रूम से फिर एक बार निवेदन कर दूं कि भाऊ जैसे ही आए तुरंत उनको स्क्रीन पर ले आइएगा। नहीं तो खबर तब तक तो जारी ही है। अगर नहीं आते हैं तो खबर कंप्लीट करके हम इस कार्यक्रम में विदा ले लेंगे। जरा ग्राफिक्स के ज़रिए कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन दिखानी है, जरा आप देखेंगे अगर ये, तो आपको भी हैरत होगी कि देखिए, गौर से देखिए, एक-एक मुकदमा हम आपके सामने ला रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कोई छूटे ना। राहुल पर कितने केस? सेना के खिलाफ टिप्पणी और जमानत, ये वही मामला है जिसमें दीपांकर दत्ता का इतिहास ज्ञान, भूगोल ज्ञान, सारा ज्ञान सामने आ गया देश के। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं दीपांकर दत्ता, कोई इतिहासकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ना भूगोलवेत्ता की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनका अद्भुत ज्ञान है इतिहास और भूगोल में। मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद उनको इन दोनों क्षेत्रों में देश की सेवा करनी चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ ये शिकायत जो है सेना वाली, ये 16 दिसंबर 2022 का मामला था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जो झड़प हुई थी, उसका जिक्र किया था और कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी नहीं पूछेंगे। इसमें ये जो है सेना के अपमान के नाम पर इन पर केस हुआ। स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें हिरासत में लिया, हिरासत में भी लिए गए और फिर उनकी जमानत याचिका स्वीकार करने के बाद उन्हें रिहा किया गया। अदालत के फैसले के बाद राहुल को जमानत बॉन्ड और जमानत राशि जमा करने के बाद जाने दिया गया और अब तक वो मामला चल रहा है। राहुल गांधी ने चीन के साथ भारत की झड़प, चीन के कब्जे पर सरकार ने कुछ नहीं बोला। अब तक कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस ना कोई आया टाइप के लफाजी है। राहुल ने कुछ बोला तो सेना का अपमान हो गया। सेना के बारे में इन्फॉर्मेशन छिपाने वाले सेना का सम्मान बढ़ा रहे हैं। अब देखिए अगले केस पर आइए। ये नेशनल हेराल्ड का मामला है। इस मामले में ईडी की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, दिल्ली की अदालत ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर के 14 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट अब 29 जुलाई को अपना
आदेश सुना सकता है। ईडी की ओर से राहुल के साथ-साथ सोनिया गांधी और अन्य कई लोगों पर नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की गई थी। नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से संबंधित 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अवैध रूप से हासिल करने के लिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्जी कंपनी बनाई गई। कांग्रेस इन आरोपों से इनकार करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल और सोनिया को दिसंबर 15 में नियमित जमानत मिल चुकी है और 16 में कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से भी छूट दे दी थी। लेकिन हेराल्ड मामला ये सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर इतने लंबे वक्त से चल रहा है और ईडी की लंबी-लंबी पूछताछ हो चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी बस केवल एक ही अपील है कि सुब्रमण्यम स्वामी का एक आरोप है कि मोदी का चीन के पास कुछ वीडियो-वूडियो है जिसकी वजह से चीन के सामने झुक जाते हैं। कुछ फाइल अमेरिका के पास है जिस वजह से अमेरिका के सामने बोल नहीं पाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात, राष्ट्रीय हितों की बात भी नहीं रख पाते हैं, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए क्योंकि नेशनल हेराल्ड से देश को तो नुकसान नहीं है, लेकिन अगर किसी फाइल या वीडियो की वजह से मोदी चीन और अमेरिका के सामने देश हित पर चुप रह जाते हैं, तो इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। तो सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर देश में इतनी गंभीरता रही है, मुझे लगता है आगे भी गंभीरता होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। अगली खबर है जो दोहरी नागरिकता का केस है। अगला केस जो दोहरी नागरिकता के मामले में इन पर आरोप है, ये भी शुरुआत सुब्रमण्यम स्वामी देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का महत्व कितना है, उनके आरोपों पर दनादन केस और जो है जाँच होती है। बस केवल जब सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी के बारे में बताते हैं कि मोदी के वीडियोज़ हैं और मोदी का कुछ मामला गड़बड़ है, तो ना कोई संज्ञान लेता है, ना कोई बाइट देता है, ना बयान देता है, एकदम सन्नाटा छा जाता है देश में, कि खबर गायब हो जाए अपने आप कितना दिन लोग याद रखेंगे। तो दोहरी नागरिकता पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं एस विघ्नेश शिशिर। इन्होंने भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत जो है अपराध बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में केस कर रखा है। 12 जुलाई को लखनऊ पहले इस मामले को खारिज कर दिया गया तो 12 जुलाई को विघ्नेश की ओर से फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। याचिका के जरिए लंदन, वियतनाम और उज़्बेकिस्तान के वीडियो समेत कई सबूत जो है दिखाए गए हैं। अब देखिए वीडियो का मामला है, मुझे लगता है वो सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं वो सब वीडियो कोई जाँच ही नहीं करना चाह रहा है। इससे पहले इस साल 5 मई को मूल याचिका को निस्तारित करते हुए लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता को छूट दी थी कि वह अन्य लीगल ऑप्शंस अपना सकता है। कोर्ट ने ये आदेश केंद्र सरकार के उस जवाब के बाद दिया था कि याचिकाकर्ता की शिकायत के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की जा सकती क्योंकि यूके से जो ये मतलब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से जो जानकारियाँ माँगी गई हैं उसके मिलने के बाद ही नागरिकता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। नागरिकता रद्द करने की मांग को लेके पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर रखा है। मतलब ये केस 1 नहीं है 2 है। कोर्ट में दायर याचिका के जरिए गृह मंत्रालय से राहुल की नागरिकता रद्द करने के निर्देश देने की मांग की गई है और दिल्ली हाई कोर्ट में भी राहुल की नागरिकता को अवैध घोषित करने वाली याचिका है। यानी ये दोहरी नागरिकता पर 3 केस दिल्ली में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में, यानी 3 मामले, 3 केस तो सिर्फ दोहरी नागरिकता पर हैं। अच्छा, ये दोहरी नागरिकता में सबसे बड़ी बात ये है कि दोहरी नागरिकता के मामले में अदालतें अमित शाह के मंत्रालय से स्पष्टीकरण चाहती हैं कि क्या यथास्थिति है। लेकिन अब तक अमित शाह का मंत्रालय केस करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन अमित शाह का मंत्रालय बताता नहीं है, कहता है कि अभी यूके की ओर से कुछ स्पष्टीकरण नहीं आया है इस मामले में। और कोर्ट एंटरटेन कर रहा है इस मामले को कि पुनर्विचार याचिका ले आओ, दूसरे लीगल ऑप्शन खुले हैं, ले आओ फिर शुरू कर दो केस। खैर, अगला मामला सावरकर पर टिप्पणी, इसमें भी कई केसेज हैं। सावरकर पर जुड़े कई मामले चल रहे हैं। एक मामला तो सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर ने 2023 12 अप्रैल 2023 को पुणे की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानि का दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने ब्रिटेन यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता के सावरकर पर झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान का आरोप लगाया।
सात्विकी का आरोप था कि लंदन के एक कार्यक्रम में राहुल ने कहा कि सावरकर ने एक किताब लिखी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बार मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उस दिन उन्हें बहुत मजा आया था। सात्विकी का तर्क है कि सावरकर ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी है। इसके अलावा सावरकर पर और सारे केस हैं। एक केस नेक्स्ट जो है देखिए, सावरकर पर ठाणे में केस है मानहानि का सावरकर मामले में। इसमें वंदना डोंगरे ने 2022 में ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता के खिलाफ जो है मानहानि का मामला दर्ज करवाया। इसमें राहुल के बयान का हवाला दिया गया कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी थी, जिससे महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के साथ धोखा हुआ था। जबकि 1910 से 11 से लेके और 20-21 तक उनके 4-4 माफीनामे पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उनकी लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए तो आपको भी लगेगा कि बिल्कुल मैं सेवा में समर्पित रहूंगा, ऐसा करूंगा कि आपका राज्य और मजबूत हो, युवाओं को भी समझाऊँगा। वो चिट्ठी बिल्कुल लोट करके लिखी गई थी, लेट के नहीं, लोट के लिखी गई थी और उस पर भी मानहानि का केस है। अगला आप देखिए, हरिद्वार में भी मानहानि का केस है। हरिद्वार में मार्च 2023 को हरिद्वार की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल के खिलाफ कुरुक्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई कथित टिप्पणी के लिए केस दर्ज है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को 21वीं सदी का कौरव बोला था। ये शिकायत वकील कमल भदौरिया ने दर्ज कराई, जो खुद आरएसएस का कार्यकर्ता है। राहुल ने जनवरी 23 में कुरुक्षेत्र में भाषण दिया था। कौरव, 21वीं सदी का कौरव कहा गया तो केस हो गया है। और राजनीति में इन लोगों को आप देखिए तो दिन भर किसी को दुशासन, किसी को दुर्योधन, किसी रावण बताते रहते हैं, देशद्रोही बताते रहते हैं। राहुल गांधी के दिन में 5 बार भाजपाई देशद्रोही बताते हैं। इन सब पे देशद्रोही किस आधार पर बना रहे हैं, बता रहे हैं? कोई केस करवाने वाला या कोई केस दर्ज करने वाला, या कांग्रेस में जो बैठे हैं स्लीपर सेल, इनमें से कोई आए केस दर्ज करवाए? सब अंदर से लेके बाहर तक वही हाल है। उसके बाद रांची में भी 20 करोड़ के मानहानि का केस है। रांची में साल 19 में राहुल की ओर से मोदी सरनेम वाली टिप्पणी हुई थी। उसके बाद प्रदीप मोदी नाम का एक वकील है, उसने रांची में एक केस आपराधिक मानहानि का दर्ज करवाया, 20 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका। झारखंड हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को राहुल को इस मामले में निचली अदालत में पेश होने की छूट दी थी। उसके बाद सुशील मोदी ने केस गिनते रहिए आप। सुशील मोदी ने पटना में 13 अप्रैल 2019 को ही मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर केस दर्ज करवाया, पटना के सदर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में। अब हालांकि सुशील मोदी रहे नहीं हैं। पिछले साल मई 24 में उनका निधन हो गया था। अब उनका केस कोई उनका उत्तराधिकारी लीगल अगर है तो वो बढ़ा सकता है। उसके बाद अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि का मामला, ये देखिए 2019 में भाजपा कार्यकर्ता कृष्णवर्धन ब्रह्मभट्ट ने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष को कथित तौर पर हत्या का आरोपी कहे जाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। ब्रह्मभट्ट की शिकायत के मुताबिक राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 23 अप्रैल को जबलपुर में एक रैली में अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि इस मामले में की सुनवाई हाई कोर्ट के आदेश से स्थगित है। उसके बाद अहमदाबाद में ही मानहानि से जुड़ा जो है एक और केस है। इसमें 2000 अप्रैल 19 में ही अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल ने 2016 की नोटबंदी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर अमित शाह की कथित रूप से मानहानि के लिए अहमदाबाद की एक कोर्ट में राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था। तब अमित शाह एडीसी बैंक के निदेशक हुआ करते थे, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के। हालांकि इस बैंक के बहुत सारी खबरें और बहुत सारे किस्से गुजरात में भी फेमस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राहुल पर एक और मानहानि का केस मुंबई में है, राफेल को लेकर। ये बीजेपी नेता महेश श्रीमल ने 2018 में मुंबई के गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेके मोदी पर आरोप लगाने के लिए मानहानि का केस दर्ज किया था। अब बताइए, राफेल में आज तक राफेल का केस, उसमें दलाली का फ्रांस में भी चल रही है, जांच चल रही है। और अब तक जो है राफेल पर तमाम सवाल खड़े हुए उसके सौदे को लेकर के। वह प्रश्न पूछने पे राहुल पर मानहानि का केस हो गया। बोफोर्स, जिस पर कोई अंत तक आज तक कहीं कुछ भी साबित नहीं हो पाया, उस बोफोर्स को लेकर के राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी पर कितने लांछन लगाए गए, कितने नारे गढ़े गए। राजीव गांधी का राजनैतिक सफर
जो है वहीं पर विराम हो गया उसी बोफोर्स की वजह से। लेकिन इस देश में इस विषय पर कहीं चर्चा नहीं हुई, कोई कोर्ट नहीं गया कि राजीव गांधी को बदनाम किया गया बोफोर्स में। जबकि बोफोर्स में कुछ भी नहीं साबित हो पाया, राफेल में तो कम से कम फ्रांस में भी जाँच चल रही है। लेकिन राफेल पर मानहानि का केस, क्योंकि नाम मोदी का ले लिया, विष्णु के अवतार का नाम लोगे तो केस होगा भई। उसके बाद जो है भिवंडी में आपराधिक मानहानि से जुड़ा केस है राहुल गांधी के खिलाफ। ये केस अ, दर्ज ये पहला मामला है जब आरएसएस कार्यकर्ता भिवंडी निवासी राजेश कुंटे ने 2014 में ठाणे की भिवंडी सिविल और आपराधिक कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। मतलब ये 74 से सिलसिला शुरू किया था कुंटे ने। उन्होंने मार्च 6 मार्च 14 की एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता के भाषण पे आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या कथित तौर पर संघ के लोगों ने की। कुंटे का आरोप है कि उनके यह बयान आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए दिया गया था। तो जब गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस का नाम आया, चिट्ठियों में नाम लिखा गया, सरदार पटेल ने जो है प्रतिबंध लगा दिया संघ पर। गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आखिर संघ पर क्यों लगाया प्रतिबंध? इससे संघ की प्रतिष्ठा ठेस नहीं पहुंचा? करोगे उन्हीं के सरदार पटेल के नाम पे राजनीति भी उधार का उनको अपना आइकन बना करके करते हो आप लोग। तो एक सरदार पटेल ने भी आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाया था। करोगे मुकदमा सरदार पटेल? यही होता है राजनैतिक दोगलापन का उत्कृष्ट उदाहरण। ये उत्कृष्ट बिल्कुल जबरदस्त वाला उदाहरण होता है। इसके बाद जो है मुंबई में भिवंडी तो हो गया, भिवंडी में। इसके बाद मुंबई का मैं बताऊँ, मुंबई में सीताराम येचुरी के साथ मानहानि का केस मुंबई में है। इसके अलावा रांची में मानहानि का एक और केस है, वो उसमें जो है आज 6 तारीख को, जिसमें हमने शुरुआत की, इसमें आज पेश होने का निर्देश दिया गया था राहुल गांधी को। आज वो पेश हुए और उनको जमानत मिल गई। उसके अलावा गुवाहाटी में आपराधिक मानहानि का केस अंजन कुमार बोरा ने साल 2016 में गुवाहाटी के कामरूप में दर्ज करवाया था। उसमें भी आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बरपेठा के मठ में प्रवेश नहीं करने दिया, जिसका मठ के अधिकारियों ने खंडन किया था और इसके बाद केस हो गया। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट, कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा मामला। साल 2022 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बेंगलुरु में दर्ज करवाया गया कॉपीराइट। ये जो है भारत जोड़ो यात्रा के थीम सॉन्ग में म्यूजिक चोरी को लेकर के करवा दिया गया। उसके बाद जो है संसद परिसर में हंगामे का केस था। केस है जो 24 में संसद में कार्रवाई के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर संसद परिसर में हंगामे के खिलाफ राहुल गांधी पर केस कर दिया गया, जिसमें मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी गंभीर रूप से आपको अस्पताल में दिखे थे, बहुत वीडियोज आए थे। और फिर मोदी सरनेम से जुड़ा वो केस जिसमें सजा दी गई थी और सदस्यता चली गई थी, गुजरात वाला केस। तो आज कुछ नहीं छोड़ा हमने, और केस बताते-बताते तथ्य खत्म करते-करते देखिए, मैं कह रहा था कि भाऊ नेटवर्क की वजह से आज काफ़ी दिक्कत हुई है कनेक्ट होने में, लेकिन अभी नेटवर्क में आ गए भाऊ और जुड़ भी गए फटाफट। तो जो शुरुआत से कोशिश थी आखिरकार सफल हो गई कि तथ्य खत्म होते-होते वक़्त भी हो जाता, लेकिन भाऊ आ ही गए। तो भाऊ फाइनल कमेंट, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार करते-करते हम फैक्ट्स नहीं नहीं बताए जा रहे थे, बताते जा रहे थे। आशीष जी हाँ, हुँ, 2014 के बाद एक ट्रेंड हमने देखा, और वो ट्रेंड हुँ, ये है कि जो भी विरोध करता है, विपक्ष तो विरोध हुँ, करेगा। देखिए, विपक्ष का हुँ, काम ही विरोध करना है, तभी तो हुँ, सरकार पे अंकुश लगता है। और विपक्ष बिल्कुल। विरोध करता था, ये भाजपा के लिए नई बात नहीं है। भाजपा 65 साल विरोध में बैठी है तो लगातार विरोध ही करती रही। लेकिन विरोध जो होता है, ये एक आपका संवैधानिक अधिकार है विरोध करना, और विरोध को सुनना और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना, ये सत्ता पक्ष का काम है। लेकिन 2014 के बाद तो सारी परंपराएं, सारी मापदंड टूट गए। अब ये क्या करता, बोलता है उसको केसेस में उलझा दो, पूरे भारतवर्ष में उसको केसेस कर दो। गुजरात में बोलता है उसके खिलाफ आसाम में केस होता है, दूर दराज में। कोई दिल्ली में बोलता है उसके खिलाफ कई दूर दराज कर्नाटक में केस हो जाता है। और इस केसेस में आपको इतने उलझा देते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है, 140 करोड़ का देश है, उपमहाद्वीप है,
उस उपमहाद्वीप का सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा राज्यसभा, जो पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं। और उस संसद में जो विपक्ष का नेता है वो शैडो गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। वो जो हर हर जगह पे केस पे खड़ा हो जाए, लेकिन हर छोटी छोटी बात पे केस, हर छोटी छोटी बात पे केस। और एक माफ कीजिएगा, ये मैं मतलब यदि ये अवमानना होगी न्यायपालिका की तो फिर मैं वो सर पे लेने को तैयार हूं। क्या हमारे यहाँ छोटे कोर्ट स्टेट के हिसाब से मैनेज नहीं होते? हमारे यहाँ तो हाई कोर्ट भी, जब हाई कोर्ट में पार्टी के प्रवक्ता जज बनेंगे तो क्या न्याय किया? हाँ, हाँ, तो जो छोटी छोटी केसेस है जिसमें कोई बात नहीं, बोले अवमानना हो गई। उन्होंने कहा चीन के 2000 किलोमीटर पे चीन आ गया, बोले भारत की आर्मी की अवमानना हुई। आर्मी, इसमें आर्मी का क्या लेना देना? आर्मी तो काम करती है भारत में। ये सौभाग्य है हमारा, radicalize नहीं हुई है, पाकिस्तान जैसी आर्मी टेक ओवर नहीं करती है ना, आर्मी का कभी राजकीय यूज हो गया। हालांकि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे वो डर लगने लगा है। जो लोग कहते हैं कि मुझे डर लग गया है, उनको ये पूछो कि पहले वो, उनको जो बोलते बेइज्जती हो गई, पहले उसका क्रेडेंशियल तो देखो, कौन है वो। छोटे छोटे गांव में केस दर्ज होते हैं। और 2014 के बाद दुख इस बात का है आशीष जी, ये मोदी शाह के रेजिम में ही शुरू हुआ मामला। पत्रकारों को अटका दो, अपोजिशन के नेताओं को अटका दो, अधिकारियों को अटका दो, कोर्ट के केसेस लगा दो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड करवा दो और उलझा दो उनको कि ताकि वो कोई और दूसरा काम नहीं कर पाए, और उनको डिस्क्रेडिट करो। और गौरव भाटिया देखिए, अब हर जगह बोलते हैं अरे ये तो लोग जमानत पे है, ये तो लोग जमानत पे है। अरे भाई जमानत पे तो छूट भी सकते हैं, तुम्हारे तो तड़ीपार थे। आज गृह मंत्री बने, तड़ीपार भी तो छूट गया ना, तुम्हारा तड़ीपार छूट सकता है और यहाँ इस केस में नहीं निकल सकता क्या? लेकिन डिस्क्रेडिट करने का एक जरिया है। और उसके बाद कुछ कांग्रेस के नेताओं ने भी उसको कॉपी करना शुरू किया, जिसको मैं बीजेपी का स्लीपर सेल पढ़ता हूं, जैसा बघेल साहब है छत्तीसगढ़ में। सुनील नामदेव करके एक पत्रकार है, उस पत्रकार के क्रेडेंशियल्स है। उस पत्रकार ने कोई मुद्दे उठाए, उनको जेल करवा दी। वो छूट गया तो उसके बाद उसके पॉकेट में गांजा पकड़वा दिया, बताइए, वो ड्रग वाला बता दिया। उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, उसका घर तोड़ दिया पूरा। अभी भी वो टूटे हुए खंडर में रहता है। कहा कि अरे सुनील इसमें कुछ बनवाओ, बोले नहीं, ये मुझे हमेशा इंस्टिगेट करेगा पत्रकारिता करने की। और आज क्या हुआ, जिसके ऊपर उसने भ्रष्टाचार के चार्जेस लगाए वो सारे जेल में थे। खुद सीएम का लड़का अभी जेल में है। तो ये जो ट्रेंड है कि आप उसको उलझा दो और उसके लिए न्यायपालिका यदि ये टूल बनती है तो न्यायपालिका को आत्ममंथन करने की जरूरत है। हर तीसरे दिन राहुल गांधी पे केस, हर तीसरे दिन राहुल गांधी पे केस, और लंबे लंबे चलते हैं। और बोले भाई उनको, अरे भाई राहुल गांधी की तरह है, लोअर कोर्ट में नहीं, राहुल गांधी की पेशी चाहिए, फिजिकल चाहिए हमको यहाँ पे खड़ा। नहीं गया तो गिरफ्तार वारंट इशू करेंगे। वकील बोल रहे हैं, क्रेडेंशियल है, विपक्ष के नेता है भाई। लेकिन उसका कोई नहीं है। ये एक खेल। और दूसरी बात है, बताइए आप, कोई पत्रकार अटकता है तो उसको सालों जेल नहीं मिलती। महाराष्ट्र का गृह मंत्री अटक गया, 13 महीने तक उसको अंदर ही कर दिया। शिबू सोरेन, अपने सॉरी शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन तो किस्मत वाले रहे, 5 महीने में छूट गए। लेकिन आसाराम बापू को देखो, डेरा सच्चा सौदा को हर दूसरे दिन पैरोल मिलता है। वो तो हाँ, तो उनका कुछ नहीं। जिनके ऊपर जो सजा याफ्ता मुजरिम है, आरोपित नहीं है, सजा याफ्ता मुजरिम है, और भयंकर आरोप, हत्या और इज्जत लूटना महिलाओं की, ये आरोप सिद्ध हुए हैं, वो लोग पैरोल पे आते हैं। न्यायपालिका को इसका अपने आप में मंथन करना होगा। न्यायपालिका को डेवलपमेंट करने होंगे, सुधार लाने होंगे। न्यायपालिका के मायने सर्वोच्च न्यायालय नहीं आशीष जी। सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा प्रताड़ना सबसे ज्यादा लोअर कोर्ट में होती है।
डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट देते जाते हैं। हमने किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ कुछ कहा, अरे भाई जिसके नेता के खिलाफ कहा दिल्ली में केस करते हैं। हाँ बताओ, तेलंगाना में किसी एक गांव में केस करवा दिया हमारे खिलाफ। हाँ, तो मोदी जी के सब चेले हैं, मोदी जी क्या के है? चेले हैं। टॉर्चर। मोदी के चेले ही है। जिसने ये केस करवाया, जिनके बारे में हमने बोला वो भी स्लीपर सेल है कांग्रेस में। सब वही और है। बीजेपी का जो डीएनए उसका बीजेपी का है तो बदलेगा थोड़ी। हाँ ये उलझाने की प्रक्रिया है। अशोक वानखेड़े को 10 केसेस में उलझा दो, इधर भागता फिरेगा उधर भागता फिरेगा तो बोलेगा कहां? मतलब ताज्जुब है, कई पत्रकार आसाराम बापू की अवमानना में अभी केस झेल रहे हैं। जो आसाराम बापू की क्या अवमानना, जिसको ऑलरेडी सजा मिली हुई है व्यभिचार और हत्या के मामले में, सजा याफ्ता, सजा भोग रहा है वो, और उसकी अवमानना के लिए केस चल रहा है जी अभी। उसी की मानहानि, सबसे ज्यादा मान अरे उसी का था। मुजरिम, जो सजा याफ्ता मुजरिम है उसका क्या इज्जत। लेकिन कई पत्रकार है जाते भी बेचारे हो जाते हैं काम धंधा छोड़ के। ये एक चलिए आप। टूल यूज कर रहे हैं सत्ता पक्ष ने। लेकिन राहुल गांधी भी डबल जिद्दी है। हाँ, कोई फर्क नहीं है, 2 ही वो दर्जन मुकदमा। बोलने, और यही यही एक नेता की, एक फाइटर की क्वालिटी होती है। डर गया, वो सलीम जावेद लिख चुके हैं पहले, बहुत पहले। उन्हें मालूम था कि भारत में ऐसा समय आएगा, जो डर गया सो मर गया। तो निडर होकर जो फेस करेगा, देखते हैं तुम्हारे बाजुओं में कितना दम है, देखते हैं तुम्हारी उत्पीड़न में कितना दम है। एक मोदी के बारे में उन्होंने बोला कि ये मोदी क्यों ऐसे होते हैं, तो सारी चीजें, सारे मोदी नरेंद्र मोदी है क्या भाई? हाँ, एक एक मामले पर बड़ा 4-4 केस है। सावरकर पर 3 केसेस, केस, करने पर 4 केस, 5 केस। खैर, केस इस चर्चा को यही रोकते हैं, क्योंकि अभी भी भाव कनेक्ट तो हो गए हैं। आज मैं बताया कि बहुत ऐसी जगह पर वो फंसे हैं कि जहां पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, लेकिन अभी भी नेटवर्क की दिक्कत जो आ रही है, आपको ऑडियो वीडियो फ्रीज हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी नेटवर्क दुरुस्त हो जाएगा तो 1 शो और लेकर के आएंगे भाव के साथ। तो आप लोग इंतजार कीजिएगा। ये बड़ी खबर थी तो हमको किसी भी तरह जल्दी पहुंचाना था, इसलिए हमने ये सारी व्यवस्था की। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार।